नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। अगर आपने नीट यूजी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है या आपके घर में कोई स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ नीट यूजी एग्जाम देना ही डिफिकल्ट नहीं लगता, बल्कि उससे ज्यादा कंफ्यूजन काउंसलिंग के टाइम पे होती है। क्वेश्चन जैसे ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में डिफरेंस क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अलग क्यों होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस में नहीं। आज की इस डिटेल सीरीज में हम काउंसलिंग के हर मेथड को स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप इस पूरी सीरीज को एंड तक देखेंगे तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एमबीबीएस एडमिशन, नीट यूजी काउंसलिंग, मेडिकल कॉलेजेस, कट ऑफ्स और एमबीबीएस अब्रॉड की हर ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। व्हाट इज काउंसलिंग? सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नीट क्वालिफाई कर लिया मतलब एडमिशन पक्का, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। नीट यूजी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। एडमिशन डायरेक्टली एग्जाम से नहीं मिलता, एडमिशन मिलता है काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू। काउंसलिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, अपनी चॉइसेस फिल करना, मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट करना, सीट अलॉटमेंट का वेट करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और फाइनली अलॉटेड अगेन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। अगर काउंसलिंग नहीं करोगे तो चाहे कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना हो आपके, एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए काउंसलिंग का प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ एमबीबीएस काउंसलिंग। इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन के लिए मेनली कई काउंसलिंग मेथड्स होते हैं, जैसे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, और इसी सीरीज में हम सभी को आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोटा होता क्या है? इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की टोटल सीट का अप्रोक्सीमेटली 15% सीट को ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। इन सीट्स पर इंडिया के किसी भी स्टेट का एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप दिल्ली से हैं तो आप राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यही है ऑल इंडिया कोटा का सबसे बड़ा एडवांटेज। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कंडक्ट करता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीसी कहते हैं। एमसीसी गवर्नमेंट के अंडर काउंसलिंग कंडक्ट करता है और पूरा इसका प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिस स्टूडेंट ने नीट यूजी क्वालिफाई किया है और एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट किया है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे स्टूडेंट किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। ऑल इंडिया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले स्टूडेंट को एमसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ये काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। स्टूडेंट जितने चाहे उतने मेडिकल कॉलेजेस चूज कर सकता है, लेकिन कॉलेज का ऑर्डर बहुत केयरफुली फिल करना चाहिए। सिस्टम हमेशा आपकी प्रेफरेंस को फॉलो करता है। अगर आप किसी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया है और आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं तो वही आपको अलॉट हो जाएगा। इसलिए चॉइस फिलिंग कभी भी रैंडम मत करिए। सीट अलॉटमेंट कैसे होती है? सीट अलॉटमेंट मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 आपकी नीट यूजी रैंक, नंबर 2 आपकी कैटेगरी और नंबर 3 आपकी चॉइस फिलिंग। अगर सीट अवेलेबल है और आप एलिजिबल हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अलॉट कर देता है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑल इंडिया कोटा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, लेकिन एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट को सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट ही नहीं बल्कि अलग अलग राउंड्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर और कुछ अन्य पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काउंसलिंग का प्रोसेस मैनेज किया जाता है। तो अगर आप कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो और सीट मैट्रिक्स अलग हो सकती है, इसलिए एमसीसी काउंसलिंग को हमेशा ध्यान से फॉलो करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड्स। जनरली काउंसलिंग में मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। अगर पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल राउंड्स, रूल्स ऑफ द राउंड।
कई स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड में बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं सिर्फ 5 या 10 कॉलेजेस फिल करना। दूसरी मिस्टेक, कट ऑफ बिना देखे कॉलेजेस भर देना। तीसरी मिस्टेक, स्टूडेंट्स या डॉक्यूमेंट्स रेडी ना रखना। और सबसे बड़ी मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मिस कर देना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी एक पूरा एकेडमिक ईयर डिले कर सकती हैं। एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी प्रो टिप, हमारी एक एडवाइस हमेशा रहेगी, कभी भी सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस की तरफ मत भरिए। ड्रीम कॉलेजेस के साथ सेफ कॉलेजेस, मॉडरेट कॉलेजेस और बैकअप कॉलेजेस को भी इंक्लूड करिए। इसी स्ट्रेटेजी से स्टेट अलॉटमेंट के चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि दोनों का प्रोसेस सेम होता है, लेकिन रियलिटी में इनके रूल्स, एलिजिबिलिटी और सीट एलोकेशंस काफी अलग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या होती है? जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट का लगभग 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। उसके बाद की रिमेनिंग 85% गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं, उन्हें जनरली स्टेट कोटा के अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही फिल करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है तो उसकी मेजॉरिटी सीट उत्तर प्रदेश सीट काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होती हैं। इसी तरह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। स्टेट कोटा काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हैंडल करती है। इसलिए हर स्टेट का काउंसलिंग पोर्टल, शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन फी और रूल्स थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स को अपने स्टेट की ऑफिशियल काउंसलिंग नोटिफिकेशन रेगुलर चेक करती रहनी चाहिए। स्टेट कोटा काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर स्टेट के डोमिसाइल और एलिजिबिलिटी रूल्स अलग हो सकते हैं। कई स्टेट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्टेट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जबकि कुछ कैटेगरीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग प्रोविजनल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपने स्टेट की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ध्यान से पढ़ लेना बहुत जरूरी है। स्टेट कोटा काउंसलिंग प्रोसेस लगभग ऑल इंडिया कोटा जैसे ही होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फी, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस लुकिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली कॉलेज रिपोर्टिंग। प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन हर स्टेप की डेडलाइन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट कोटा काउंसलिंग के एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट को अपने ही स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कई स्टेट में स्टेट कोटा के कट ऑफ्स और कंपटीशन का पैटर्न ऑल इंडिया कोटा से अलग हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट की रैंक ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए सफिशिएंट ना हो तो भी उसके स्टेट कोटा के थ्रू अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ये पूरी तरह से स्टेट के कट ऑफ और काउंसलिंग ट्रेंड्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए कभी भी एक काउंसलिंग पर डिपेंड मत रहिए। स्टेट कोटा काउंसलिंग में कॉमन मिस्टेक, अगर आपकी रैंक बॉर्डर लाइन हो तो रियलिस्टिक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी मिस्टेक, काउंसलिंग डेट ही मिस कर देना। तीसरी मिस्टेक, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रखना। और चौथी मिस्टेक, चॉइस फिलिंग बिना प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखे ही कर लेना। एमबीबीएस एक्सपर्ट प्रो टिप्स, अगर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक और कैटेगरी वाइज ट्रेंड्स का एनालाइज करना जरूरी है। इसलिए आप एक बैलेंस चॉइस बनाने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले ये समझते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती क्या है। इंडिया में कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। इन यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज से अलग फॉर्म पे ऑपरेट करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट कौन करता है? ये बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस काउंसलिंग भी मेडिकल काउंसिल कमेटी ही कंडक्ट करती है। इसलिए अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग के पोर्टल पे ही पार्टिसिपेट करना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन अप्लाई कर सकता है? नीट यूजी क्वालिफाई करने वाला हर एलिजिबल स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के में अप्लाई कर सकता है। यहाँ जनरली डोमिसाइल की कंडीशन गवर्नमेंट स्टेट कोटा जैसे नहीं होती, इसलिए इंडिया के अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन रूल्स इंस्टीट्यूशन और एमसीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फॉलो करने होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो समझना जरूरी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस कंपैरेटिवली कम होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जनरली काफी हाई होती है। इसी वजह से एडमिशन लेने से पहले कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एनुअल एक्सपेंस को ध्यान में इवैल्यूएट करना जरूरी है। कभी भी सिर्फ ट्यूशन फीस देखकर डिसीजन मत लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी, यहाँ स्टूडेंट को स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। सिर्फ टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट मत करिए। आपकी रैंक, बजट, लोकेशन, प्रेफरेंस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए रियलिस्टिक प्रेफरेंस की लिस्ट बनाइए। डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग
काउंसलिंग के राउंड। प्रोसेस लगभग ऑल इंडिया कोटा की तरह मल्टीपल राउंड्स में होता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। अगर पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार अगले राउंड में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी में फिल कर लेना चाहिए? इसका आंसर एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ये डिसीजन डिपेंड करता है आपकी नीट यूजी रैंक, फैमिली बजट, प्रेफरेंस स्टेट्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, अवेलेबल कॉलेजेस ऑप्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एक्सपोजर और एकेडमिक एनवायरनमेंट। हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए काउंसलिंग मैथडोलॉजी भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी एक्सपर्ट एडवाइस। कभी भी किसी कॉलेज का सिलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया रील्स या एडवर्टाइजमेंट को देखकर मत कीजिए। हमेशा वेरीफाई कीजिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन, टीचिंग हॉस्पिटल, फैकल्टी, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्टल फैकल्टी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्रीवियस एकेडमी परफॉर्मेंस, टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो डायरेक्ट कॉलेज से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में अधिकतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नीट यूजी के क्वालिफिकेशन के बेसिस पर और रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू होता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए काउंसलिंग अथॉरिटी अलग हो सकती है, लेकिन हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। स्टेट प्राइवेट काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। इसी तरह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट का भी अपना अपना अलग काउंसलिंग पोर्टल होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है? प्रोसेस लगभग गवर्नमेंट काउंसलिंग जैसा ही होता है। रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस फिलिंग, चॉइस लुकिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज। प्रोसेस पूरा मेरिट के बेसिस पे होता है। क्या डोमिसाइल जरूरी है? ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट में डोमिसाइल का होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अलाउ करती हैं। इसीलिए काउंसलिंग ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट करते टाइम क्या देखें? बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फीस देखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त हमेशा चेक करिए नेशनल मेडिकल कमीशन, अटैच टीचिंग हॉस्पिटल, बेड स्ट्रेंथ, पेशेंट फ्लो, फैकल्टी, इंटर्नशिप फैसिलिटीज, हॉस्टल, कैंपस सेफ्टी, हिडन चार्जेस, बॉन्ड पॉलिसी अगर कैपेबल हो, और ये सब फ्यूचर को डायरेक्टली हिट करते हैं। एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी प्रो टिप्स। कभी भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट मत कीजिए। कॉलेज के रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमबीबीएस काउंसलिंग। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग होती हैं? आंसर है हाँ। इंडिया में कुछ प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एमबीबीएस कोर्स ऑफर करती हैं। इनमें से एडमिशन भी नीट यूजी के बेसिस पे ही होता है, और काउंसलिंग के प्रोसेस मेडिकल काउंसलिंग कमीशन एमसीसी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। एमसीसी 100% सीट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर और नए अन्य नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग कंडक्ट करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है? सबसे पहले नीट यूजी क्वालिफाई करना, उसके बाद एमसीसी रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कॉलेज रिपोर्टिंग। प्रोसेस सिंपल है, लेकिन कंपटीशन काफी हाई होता है। एम्स एमबीबीएस काउंसलिंग। अब बात करते हैं सबसे फेमस इंस्टीट्यूशन की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हर नीट एस्पिरेंट का एक ड्रीम होता है, एम्स। पहले एम्स का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब एमबीबीएस एडमिशन नीट यूजी के थ्रू ही होता है, और एम्स की 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी ही कंडक्ट करता है। एम्स में एडमिशन मिलता कैसे है? स्टेप 1 एक्सीलेंट नीट यूजी रैंक, स्टेप 2 एमसीसी रजिस्ट्रेशन, स्टेप 3 चॉइस फिलिंग में एम सेलेक्ट करना, स्टेप 4 मेरिट के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट। बस इतना ही प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी रैंक होना जरूरी है। एम्स चॉइस फिलिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में मल्टीपल एम कैंपसेस है। चॉइस फिलिंग करते वक्त स्टूडेंट को सिर्फ एक एम्स नहीं, बल्कि अपनी रैंक के हिसाब से मल्टीपल एम्स कैंपसेस प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करने चाहिए। सिर्फ एम्स दिल्ली भरने से काउंसलिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं होती। एम्स के एडवांटेजेस। एम्स को टॉप इंस्टीट्यूशन में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ एक्सीलेंट फैकल्टी, एडवांस रिसर्च, मॉडर्न लेबोरेटरीज, हाई पेशेंट लोड, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर, अफोर्डेबल एजुकेशन, नेशनल रेपुटेशन मिलती है। इसी वजह से एम्स की डिमांड हर साल बहुत ज्यादा रहती है। जिपमर एमबीबीएस काउंसलिंग। अब बात करते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी
जिपमर की। पहले जिपमर का भी अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब एमबीबीएस एडमिशन नीट यूजी के बेसिस पे होता है और जिपमर पौंडीचेरी और कराईकली कैंपस की 100% सीट एमबीबीएस काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। जिपमर एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट एम जैसा ही है। नीट यूजी को क्वालिफाई करना, एमसीसी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, सिंपल प्रोसेस, लेकिन कंपटीशन यहाँ भी काफी हाई रहता है। जिपमर क्यों फेमस है? जिपमर अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस फैकल्टी, पेशेंट एक्सपोजर्स, एकेडमिक रेपुटेशन के लिए इंडिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काउंट किया जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट इसे अपने टॉप प्रेफरेंस में रखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर अगर रैंक मेरी एम्स दिल्ली के लिए लायक नहीं है, इसलिए मैं एम्स या जिपमर को फिल नहीं करूंगा। ये गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपकी रैंक किसी एम्स कैंपस या जिपमर के रियलिस्टिक है तो प्रेफरेंस में उन्हें जरूर इंक्लूड कीजिए। प्रेफरेंस लिस्ट इतनी साइंटिफिक होनी चाहिए, उतना ही एडमिशन के चांसेस इंप्रूव होंगे आपके। एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी, एक्सपर्ट एडवाइस। काउंसलिंग से फॉर्म भरना नहीं होता, काउंसलिंग एक स्ट्रेटजी होती है। हर कॉलेज का प्रीवियस ईयर ट्रेंड चेक करना, क्लोज रैंक, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, इंटर्नशिप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को समझकर ही प्रेफरेंस के लिस्ट बनानी चाहिए। इसी प्लानिंग की वजह से कई स्टूडेंट को उनकी एक्सपेक्टेड रैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को कितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसलिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमबीबीएस काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की। बीएचयू इंडिया की सबसे पुरानी और प्रेस्टीजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में एक क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर्स के लिए जाना जाता है। बीएचयू में एमबीबीएस एडमिशन होता कैसे है? बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बीएचयू का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बीएचयू में एडमिशन नीट यूजी के बेसिस पे ही होता है और 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी यानी कि मेडिकल कमीशन काउंसलिंग के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। मतलब अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग के टाइम में बीएचयू को प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना होगा। बीएचयू क्यों चूज करें? बीएचयू में स्टूडेंट्स को मिलता है एक्सपीरियंस फैकल्टी, हाई पेशेंट फ्लो, एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, रेप्यूटेड टीचिंग हॉस्पिटल, अफोर्डेबल गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर। इसी वजह से हर साल बीएचयू की कट ऑफ काफी कॉम्पिटिटिव रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमबीबीएस काउंसलिंग। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू भी इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है। यहाँ भी एमबीबीएस का एडमिशन का बेस सिर्फ और सिर्फ नीट यूजी रैंक है और 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू कंडक्ट की जाती है। एएमयू एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1 नीट यूजी काउंसलिंग क्वालिफाई करना। स्टेप 2 मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। स्टेप 3 चॉइस फिलिंग के टाइम में एएमयू को प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कीजिए। स्टेप 4 मेरिट कैटेगरी और सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग कंप्लीट करके एडमिशन फाइनल हो जाता है। एक स्टूडेंट को कितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जितनी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो उतने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जनरली ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, अपना स्टेट कोटा काउंसलिंग, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और एमसीसी के अंडर एम्स, जिपमर, बीएचयू और एएमयू जैसे पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां आप कैपेबल हो। इससे एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती हैं। याद रखिए, एक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना दूसरी काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड नहीं करता। हर काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी और रूल्स अलग अलग होते हैं। फाइनल काउंसलिंग स्ट्रेटजी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताता हूँ। स्टेप 1 सबसे पहले अपनी नीट यूजी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक को क्लियर एनालाइज कीजिए। स्टेप 2 प्रीवियस ईयर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स देखिए। स्टेप 3 अपना एनालिस्टिक कॉलेज लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ड्रीम कॉलेजेस जहां एडमिशन डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबिलिटी है। टारगेट कॉलेजेस जहां आपकी रैंक कंफर्टेबली कंप्लीट करती है। सेफ कॉलेजेस जहां एडमिशन के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रेटजी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स भी रिकमेंडेड करते हैं। टॉप 10 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब हम बात करेंगे उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक वेट करना। नंबर 2 चॉइस फिलिंग बिना रिसर्च के कर देना। नंबर 3 सिर्फ एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। नंबर 4 प्रीवियस ईयर कट ऑफ इग्नोर करना। नंबर 5 फीस स्ट्रक्चर वेरीफाई ना करना। नंबर 6 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी ना रखना। नंबर 7 कॉलेज का हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर्स चेक ही ना करना। नंबर 8 सोशल
मीडिया रूमर्स पर बिलीव कर लेना। नंबर 9, काउंसलिंग शेड्यूल रेगुलर चेक न करना। नंबर 10, सीट अलॉट होने के बाद भी रिपोर्टिंग डेडलाइन को मिस कर देना। इनमें से एक भी मिस्टेक आपका पूरा एकेडमिक सीजन इफेक्ट कर सकती है। एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी की एक्सपर्ट एडवाइस। दोस्तों, काउंसलिंग सिर्फ रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग का नाम नहीं है। काउंसलिंग एक कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपको एवरेज रैंक पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ही गलत होगी तो एक्सीलेंट रैंक होने के बाद भी स्टूडेंट अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकता है। इसलिए हर डिसीजन ऑफिशियल रिकमेंडेशन एंड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही लीजिए। दोस्तों, अगर आज की कंप्लीट काउंसलिंग गाइड आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और क्लासमेट और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए ताकि हर नीट यूजी एस्पिरेंट तक ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एमबीबीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे एमबीबीएस एडमिशन, नीट यूजी काउंसलिंग, मेडिकल कॉलेजेस, कट ऑफ एनालिसिस और एमबीबीएस अब्रॉड की हर लेटेस्ट और वेरीफाई अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि एक जेन्युइन क्वेरी का सही और ऑथेंटिक जवाब दिया जा सके। मैं मिलूंगा आपसे जल्द एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेडिकल करियर के सपने को पूरा करने के लिए फोकस्ड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।